सो नया नया कॉन्सेप्ट है हमारा, नया चैप्टर शुरू करते हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मतलब कुल मिला के नेशनल इनकम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, पढ़ाई के लिहाज से भी और प्रैक्टिकल जो चीजें आजकल चल रही हैं, हमेशा से चलती रहती हैं, सबके लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए पढ़ना क्या क्या है अपने को। नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी, जीएनपी, देख रहे हो, ग्रॉस प्रोडक्ट, नेट प्रोडक्ट, डोमेस्टिक, एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, चीजें हैं जो कि यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग डिस्टिंग्विश करके पढ़ना होगा। वो क्या क्या है देख लेते हैं, और आगे जाकर के आप देखोगे ना एक बड़ा सा चार्ट हमारा बनेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्रॉस किसको बोलते हैं, नेट किसको बोलते हैं, ओके। फिर हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक किसको बोलते हैं, और तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। फिर बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट पे किसको बोलते हैं, मार्केट प्राइस पे किसको बोलते हैं। वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। वक्त लगेगा 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर इसमें आराम से लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे शुरू करते हैं, आराम आराम से, और इसमें बहुत ध्यान ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट को ना स्किप मत करिएगा। जो पढ़ोगे इसको रिवीजन भी हाथ के हाथ करना, तभी यह बात रहेगी दिमाग में, नहीं तो आप दिमाग से उड़ जाएगी बात। और जो लोग को कुछ नहीं पूछना हो, वो लोग अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। हम यहाँ से म्यूट ऑल कर देते हैं अभी। जिनको कुछ पूछना रहेगा वो लोग अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इसमें पहली चीज क्या है, देखिए सबसे पहली चीज क्या आती है, इन्होंने बोला है सर नेशनल इनकम हमारी चीज क्या होती है, क्या है ये नेशनल इनकम। सबसे पहली चीज बता रहे हैं, नेशनल इनकम इज द टोटल ऑफ earned by normal resident of a country during the period of an accounting year। दो चीजें इसमें है जो आंसर में हमको समझ में नहीं आने वाली। क्या क्या दो चीजें हैं, देखो हमने आपसे पूछा सर नेशनल इनकम क्या होता है, आपने नेशनल इनकम का आंसर देने के चक्कर में हमें और फंसा दिया। क्या फंसा दिया, कह रहा है ये है टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। तो सबसे पहले तो हमें क्या सीखना पड़ेगा, सर फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं। उसके बाद अगलों ने बोला है कि दिस विल बी अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो आपको क्या सवाल आएगा मन में, सर ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट हैं कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, और ये सिंपल सी चीज है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यानी दो चीजें अगर हम लोग समझ गए तो हमारी बात हो जानी है। तो देखो अगलों ने यहीं पे बोला है कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी रहेंगी। क्या क्या पढ़नी रहेंगी, सर पहली चीज तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम आएगा। और ये हम लोग इकोनॉमिक्स के पिछले क्लास में डिस्कस भी किए थे, फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम वो होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है। चार है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेज या सैलरी, कैपिटल को मिलता है क्या, तुम्हारा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये चार चीजें, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। इसके अलावा बाकी चीजों को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर इनकम सिर्फ चार फैक्टर इनकम। और कहता है सिर्फ सिर्फ कौन से लोग, जो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री हैं, जो हमारे देश के नॉर्मल निवासी हैं, सिर्फ उनकी बात हो रही है, बाकी लोगों की बात यहाँ पे नहीं हो रही। चलिए अब देखते हैं, हम लोग दोनों बातों को ठीक से समझेंगे, बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा सर, फैक्टर इनकम क्या होता है। आप लोग लगभग लगभग जानते हैं फैक्टर इनकम क्या होता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं दोबारा से। फैक्टर इनकम इज द पेमेंट मेड बाय द फर्म, पेमेंट मेड बाय द फर्म। है इधर होता था फर्म, या इधर हम लोग हाउस होल्ड ले लेते थे, जो भी मर्जी है ले लो, क्या फर्क पड़ता है, किधर भी जो भी मर्जी है ले लो। एक काम करो, इधर हाउस होल्ड ले लो, बाई तरफ हम लोग क्या ले लेते थे, हाउस होल्ड। याद है टू सेक्टर इकोनॉमी, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर। तो एक तरफ है तुम्हारा हाउस होल्ड और एक तरफ क्या है, फर्म। अच्छा स्क्रीन पे तो दिख ही नहीं रहा आपको, हाँ अब दिख गया। हाउस होल्ड जो होता है वो फैक्टर सर्विसेज देता था, किसको, फर्म को, फैक्टर सर्विसेज। हाँ बड़ी गलत बात है जी, बड़ी ही गलत बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, उससे पहले यहाँ पे
स्क्रीन पे कैमरा किसका किसका ऑन है, अपना कैमरा भी ऑन कर लिया जाए। यस सर, हमने कर लिया, अपना कैमरा भी ऑन कर लिया। ओके, और ये भी कर लिया, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, ओके चलो, तो यहाँ पे आते हैं वापस से। हाउस होल्ड काम करता है फर्म के लिए, एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक प्रोड्यूसर सेक्टर, याद है सबको? एक था हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, एक था फर्म का मतलब क्या था हमारा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर सेक्टर था ना, क्या नाम था इसका, नाम भूल रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा नाम इसका, कुछ था, आप लोग को याद आएगा तो बता देना। तो हम लोग क्या देते हैं इसको, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का मतलब होती है चार चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और फैक्टर सर्विसेज के बदले में बताओ फर्म हमें क्या देता है, फैक्टर पेमेंट। याद आया? अब मेरा आपसे एक सवाल है, जिसको भी मन करे माइक ऑन करके जवाब देना। ये जो फैक्टर सर्विसेज दिया जा रहा है और फैक्टर पेमेंट हो रहा है, फैक्टर सर्विसेज किसका पार्ट है और फैक्टर पेमेंट किसका पार्ट है? फैक्टर सर्विसेज कौन से फ्लो का पार्ट है बताइएगा? फैक्टर सर्विसेज सर, रियल फ्लो। हाँ सर रियल फ्लो, रियल फ्लो, रियल फ्लो का फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट पेमेंट मनी मनी फ्लो, मनी फ्लो। मनी फ्लो। नहीं ओकरा में एक सेकंड होल्ड कर, ओकरा में कोई दीदी कॉल करते हैं, वो वाला फोन में नहीं है सिम? हाँ चटका में सिम को भेजो ना एक बार। हाँ जी सही कह रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज जो है वो रियल फ्लो का पार्ट है और फैक्टर पेमेंट मनी फ्लो का पार्ट है। ठीक है ना? तो अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगलों ने देखो, यानी बात आप सारी जानते हो, बस वही बात को यहाँ पे इन्होंने दोबारा से लिख दिया है। फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द फर्म, यानी ये जो फर्म है ये पेमेंट कर रहा है, किसको पेमेंट कर रहा है? मम्मी का नंबर नहीं काम कर रहा है। हाँ तुम्हारे वाले से होने में दिक्कत आ रही है, क्या करा जाए, तुरंत थोड़ी देर, आधा घंटा। ठीक है, तो फर्म जब हाउस होल्ड को पेमेंट करता है किसके बदले, उसके फैक्टर सर्विस के बदले, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। तो देखिए, फैक्टर इनकम आर द पेमेंट्स, फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द फर्म टू द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ फैक्टर सर्विसेज। बताइए कोई ऐतराज? तो फर्म जिसको फैक्टर पेमेंट बोलेगा, हाउस होल्ड उसी को क्या बोलेगा, बोलो? फैक्टर इनकम। जो फर्म के लिए पेमेंट है वही लोगों के लिए क्या है, इनकम है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मैं आपको बोलूंगा फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम, तो दोनों एक ही चीज है कि दोनों अलग अलग चीज है? सर किसके प्रोस्पेक्टिव से देखा जा रहा है ये देख पड़ता है, यानी है दोनों एक ही चीज, अलग अलग लोगों के एंगल से बस। और इसीलिए अगर दोनों में से कोई भी टर्म यूज हो, कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे कोई फीस आप मुझे देते हो, वही फीस आपके लिए एक्सपेंस है, मगर सेम टू सेम वही फीस मेरे लिए इनकम बन जाती है। तो फर्म के लिए जो फैक्टर पेमेंट एक्सपेंस होता है, हाउस होल्ड के लिए वही क्या बन जाता है, फैक्टर इनकम। ओके, तो फैक्टर इनकम हमने समझ लिया। अब देखो इसमें चार चीजें होंगी, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, चार चीजें होंगी। सबसे पहला क्या होगा सर, लैंड। लैंड के बदले हम लोग क्या देंगे, रेंट देंगे, फॉर द यूज ऑफ लैंड। कोई ऐतराज? लैंड के बाद लेबर, लेबर के लिए क्या मिलेगा, कंपनसेशन, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो वेजेज हो। देखिए, फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज एम्प्लॉई, एम्प्लॉई हो या वर्कर हो या जो भी हो, डजंट मैटर। ठीक है, आप एम्प्लॉई लेवल पे काम कर रहे हैं या वर्कर लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे भी काम करिए, कंपनसेशन मिलता है। तीसरा क्या है, कैपिटल। कैपिटल के बदले क्या मिलता है सर, इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बदले क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है हमारा फैक्टर इनकम। और यही फैक्टर इनकम को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। बात समझ में आई? यानी हमने पहली चीज पढ़ ली। पहली चीज हमने क्या पढ़ ली सर, हमने पहली चीज पढ़ ली कि यहाँ पे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है सर, फैक्टर इनकम की बात हो रही है। दूसरी बात हमारे पास है नॉर्मल रेसिडेंट। चलो देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। अच्छा, एक बात और है, आप ही में से कोई आदमी पढ़ के बताना चाहो, बता दो, कोई खास बड़ी बात नहीं है। फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। बताइए ट्रांसफर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम को हम लोग बोलते हैं अर्नड इनकम। क्या बोलते हैं फैक्टर इनकम को? अर्नड इनकम। अर्नड इनकम। और ट्रांसफर इनकम को क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड।
अनअर्न्ड इनकम। जैसे सपोज करिए आपने किसी को डोनेशन दिया, चैरिटी दी, तो अगले को इनकम हुई कि नहीं हुई? हुआ लेकिन सर। क्या उसके बदले में अगले ने आपको कोई सर्विस दिया है क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कोई भी सर्विस दिया क्या? नो सर। तो नहीं बताइए सर। क्या वो इनकम को फैक्टर इनकम माना जाएगा? जिसके बदले कोई फैक्टर सर्विस ही नहीं दिया गया, वो काहे का फैक्टर इनकम? बात समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे यस अगलों ने सर। समझाया है क्या, देखना जरा। ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम which are received by person as help, donation या चैरिटी। ठीक है, एक फादर है, वो अपने बच्चे को पॉकेट मनी देता है, तो बच्चे के लिए वो इनकम है कि नहीं है, बताओ? है सर। लेकिन क्या उसको आप नेशनल इनकम में काउंट कर लोगे? नो क्यों नहीं? बच्चे का इनकम कोई इनकम नहीं होता, इज्जत नहीं है बच्चे की। सर, है सर, बट सर उसके बदले हम कुछ सर्विस नहीं कर रहे ना। उसके बदले बच्चा कोई सर्विस नहीं दे रहा, ना तो वो लैंड, ना लेबर, ना कैपिटल, ना एंटरप्रेन्योरशिप, कोई स्किल नहीं। तो इमोशन अपनी जगह, लेकिन इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से हम उसको क्या मानेंगे? अनअर्न्ड इनकम। वो इनकम उसने अर्न नहीं किया है, वो इनकम उसको बस क्या हो गई है, मिल गई है। समझ गए? तो हमारे लिए कौन सा इनकम रेलेवेंट है, अर्नड या अनअर्न्ड? अर्नड। ओके, यानी हमारे लिए सर सिर्फ फैक्टर इनकम, जिसको हम लोग अर्नड इनकम बोलते हैं। बताइए, कोई ऐतराज है तो बता दो अभी के अभी। बिल्कुल नहीं सर। चलिए, हाँ सर बोलिए सर। डिस्काउंट और बोनस वो किस में आएगा, अनअर्न में किसको या दे रहे फिर हो? अर्न में? किसको दे रहे हो? नहीं, अगर अभी हम खरीद रहे हैं, हमें डिस्काउंट मिल अपने रहा है, अच्छा ठीक है, तो वो अर्न में आएगा या अनअर्न में? वो आपकी इनकम थोड़ी है, वो तो आपका खर्चा है जो कम हो गया। आप जब तो कहीं कुछ खरीदने जाते हो, मान लो मैं और कहीं हमें पे कोई बोनस मिला सामान था। खरीदने गया। रुको, दो अलग अलग बातें हैं, एक मिनट रुक जाओ। हम कहीं पे कुछ भी सामान खरीदने के लिए गए, तो हम क्या वहां पे इनकम कमाने गए हैं? नहीं सर, वहां वहां पे पे तो तो अपना एक, एक्सपेंस करने गए हैं। लेकिन अगर जैसे हाँ, इनकम की बात करते हैं, अगर कोई इंप्लॉई कहीं पे काम कर रहा है और वहां से उसको बोनस मिलता है, तो बोनस भी एक तरीके का क्या है, कंपनसेशन ही है। देखो, इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई को सैलरी के नाम से दे, बोनस के नाम से दे, कमीशन के नाम से दे, किसी भी नाम से दे, क्या फर्क पड़ता है? सब क्या है, सब उसके लिए कंपनसेशन ही है। बात समझ में आई? तो सारा इसमें इंक्लूड होगा, सारा इंक्लूड होगा, खाली सैलरी नहीं, सब इंक्लूड होगा। चलिए, अच्छा यहाँ देखो, अगलों ने लिखा भी है एक लाइन, और आप भी इससे मेरे ख्याल से इत्तेफाक रखेंगे कि ट्रांसफर इनकम आर नॉट अर्न्ड एज रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, हेंस दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बोलिए, कोई ऐतराज? एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? कर रहे हैं सर। चलिए चलिए, अब देखो, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था क्या, फैक्टर इनकम, और अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट। कौन होता है नॉर्मल रेसिडेंट? बताइए, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? हेलो, अभी तबीयत कैसी है? बस तुरंत कॉल करते हैं 15 मिनट में, ठीक है? अच्छा, हाँ सर बताइए, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? आप अपनी समझ से बताइए, नॉर्मल रेसिडेंट आप किसको बोलना पसंद करेंगे? जो सर, जिस जिस जहाँ का निकाल रहे नेशनल इनकम, उससे भी जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, निवासी है, उसी को। निवासी किसको बोलेंगे? कौन है निवासी? मतलब जो सर पर्सन रह रहे हैं सर। देखिए, दो बातें इसमें हम नॉर्मल लोग रेसिडेंट में जरूरी है। दो बातें जरूरी है। एक तो टिका के वहीं पे रहा करो, कहीं इधर उधर भागा मत करो। ये नहीं कि मोदी जी के तरह जितना देश में नौसेना बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, मोदी जी जो हैं वो इंडिया के हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन जब न तब देखो बाहर चले जाते हैं घूमने। इसको इसको दिल पे मत लेना कोई आदमी बात को, ठीक है? ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री, क्या मतलब है ऑर्डिनरीली रिसाइड्स? इसका क्या मतलब है? पता नहीं सर। इसका मतलब है आम तौर पे कहां पाया जाता है, आम तौर पे। ऑर्डिनरली मतलब क्या होता है हिंदी में? आमतौर पर। आम तौर पे, ठीक है? तो आम तौर पे का क्या मतलब होता है भाई? जनरली वो कहां पाया जाता है। जैसे आप में से आप लोग कभी ना कभी देखो, बिहार से बाहर भी जरूर जाते होंगे, दिल्ली वगैरह सब जगह आप लोग जाते हैं। हाँ, लेकिन
अगर आपसे पूछा जाए तो आप आमतौर पे कहाँ पाए जाते हैं? कोचिंग में सर। आमतौर कोचिंग में भी कहाँ है यार, सब नियम ही बदल गया। आमतौर पे आप लोग कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि आप लोग बिहार के ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं? ऑर्डिनरी रेसिडेंट बिहार के हैं आप लोग? बात को समझ रहे हो? या अभी कोरोना का टाइम है तो बताइए आप आमतौर पे कहाँ पाए जाते हैं? अपने घर में? नो सर, अपने रूम में। पहले रूम हाँ, में अपने सर। रूम में। पहले आमतौर पे कहाँ पाए जाते थे? अपना वहाँ चाय का अड्डा होता था, बस स्टैंड पे है। गांव घर का जो लड़का सब होता है ना, कहाँ पाया जाएगा भाई? बस अड्डा पे। वहीं कोई चाय का गुमटी रहेगा, तो अगर कोई भी उसका पूछने आएगा कि अंकल वो फलाना कहाँ है, वही बस अड्डा पे होगा बैठा हुआ, वहीं उसका अड्डाबाजी चलता है। बहुत लोग होते हैं आमतौर पे कहाँ पाए जाते हैं? पार्क में। 4 को आदमी घेर के बैठ जाएगा, एगो कपड़ा बिछा देगा और ऐसे ऐसे 3 पत्ती खेलते रहेगा। तो ये ऑर्डिनरली, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर समय वहीं पे रहता है। ऑर्डिनरली मतलब क्या होता है कि वो आमतौर पे। तो देखो, नॉर्मल रेसिडेंट वो होता है हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन द कंट्री कंसर्न। यानी इंडिया के लिए हम ऑर्डिनरली रेसिडेंट किसको बोलेंगे? जो आमतौर पे इंडिया में रहता है। एक बात नंबर 2, whose center of economic interest lies in that country। ये खतरनाक बात बोल गया सर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं भी रह रहा हूं कहां पे? इंडिया में। और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वो भी कहां है? इंडिया में। आप कहोगे सर इंडिया में कहां? बिहार में। लेकिन है तो इंडिया में, इंडिया की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, तो इंडिया में। लेकिन अगर आप एक बात मान के चलिए, कोई आदमी है जो रहता है बेंगलुरु में। कहां रहता है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में रहता है वो, यानी इंडिया के अंदर है। लेकिन वो जॉब कहां करता है जानते हो? वो जॉब करता है माइक्रोसॉफ्ट यूएस के लिए, और इंडिया से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो वो बैठा कहां हुआ है बताइए तो जरा? इंडिया में। इंडिया में। लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब यहाँ वो बैंक लोन वाला इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? कौन बताएगा इंटरेस्ट का मतलब? रुचि सर। हाँ, रुचि कह सकते हैं, या तो रुचि कह लो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आपका इकोनॉमिक लेना देना, लेन देन। मतलब आपको इकोनॉमिकली किससे मतलब है। जैसे आप लोग कभी कभी बोलते हैं ना, अरे हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोलते हो? कभी ऐसा वर्ड यूज करते हैं आप लोग? सर मेरा नेटवर्क सही नहीं है, बार बार बैक हो जा रहा है। हाँ, इसीलिए तो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। जिनका जिनका नेटवर्क दिक्कत है उनको भेज देंगे, देखो कैसा रिकॉर्ड होता है, क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो सुनिए, जैसे हम लोग कई बोलते हैं यार हमको उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है मतलब हमको उस चीज से कोई मतलब नहीं है, हमको उसमें कोई रुचि दिलचस्पी नहीं है। तो जिसकी इकोनॉमिक दिलचस्पी इंडिया में हो, तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि कोई आदमी रहता है बेंगलोर में, रहता है हैदराबाद में, रहता है गुड़गांव में, लेकिन काम कर रहा है, ऑनलाइन काम कर रहा है। किसके लिए? यूएस के किसी कंपनी के काम कर रहा है। तो बताइए, क्या उसको आप नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे? वाह सर वाह, क्या मधुर सॉन्ग है सर। बात पे चलो सर वो सुनो, देख रहे तो थे। दो बातें अगलों ने बोली। हाँ, वो देख रहे थे। अच्छा सुनिए, यहाँ एंड वर्ड का मतलब क्या है बोलिए तो? और वो तो आई थिंक अरे समझाओ ना जी, और तो हम समझे। मतलब है जैसे कि एक जो नॉर्मल यहाँ जो आमतौर पे पाया जाता है, और उसका इसका जो इकोनॉमिकल रिलेशन है वो किस देश से है, और यहीं पे है तो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, और यहाँ से नहीं है तो जाके वो नहीं कहलाएगा। वो अंतर रह रहा है बट ये रह रहा है उससे मतलब नहीं है हमारा। तो देखो यहाँ पे नहीं, जैसे अगर हमसे पूछो तो हमारे हिसाब से यहाँ पे इसका मतलब क्या है? एंड का मतलब कि दोनों चीजें साथ में पूरी होनी चाहिए। यानी वो अच्छा। ऑर्डिनरी इंडिया में रहता भी है, और माने हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला और नहीं, हिंदी वाला और, यानी एंड इसका जो इकोनॉमिक दिलचस्पी है वो भी इंडिया में ही रखा हुआ है। यानी इंडिया में दोनों ही रहता भी है इम्पोर्टेंट है और सर। इंडिया से ही कमाता भी है। दोनों इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? नॉर्मल है। रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, चलिए राधिका का एग्जाम्पल लेते हैं।
ठीक है, जैसे ये कहती हैं कि हमको जो है ये बनना है फ्लाइंग अटेंडेंट, ये क्या होता है, एयर होस्टेस होता है, फ्लाइंग अटेंडेंट जो होते हैं वो बनना केबिन है, मान क्रू। लीजिए एक मिनट के लिए केबिन क्रू बोल दीजिए या जैसे भी रहता है, नहीं उसके तो अलग अलग ये तरीके से बुलाते हैं। और मान लीजिए कल को लुफ्थांसा एक फॉरेन का एयरलाइंस है, फॉरेन एयरलाइंस है, या कोई एमिरेट्स करके है, या कोई सिंगापुर एयरलाइंस है, उसमें इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, अब इनका क्या रहता है कि ये रह रहे हैं मान लो इंडिया में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनको जो है, जो इंडिया से जो भी लुफ्थांसा का जो प्लेन यहाँ से बाहर जा रहा है आ रहा है, उसमें इनको सर्विस देनी पड़ रही है। और इनकी जो सैलरी आ रही है वो सिंगापुर से सैलरी आ रही है। इनका जो ज्वाइनिंग लेटर बना है वो सिंगापुर की कंपनी से बना है। तो क्या अपन इनको बोल सकते हैं कि शी इज नॉर्मल रेसिडेंट इन इंडिया, और इनकी इनकम को अपन क्या वो नेशनल इनकम में काउंट कर सकते हैं क्या? बोलो। नो सर। ना। नहीं कर सकते। तो दोनों चीजें जरूरी है। दोनों चीजें क्या जरूरी है? पहला बात तो भैया आप क्या करिएगा, इंडिया में रहिएगा भी तो देखिए ध्यान से, अब देखिए क्या है, नोट अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर इज टेकन एज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग। ये नहीं कि 2 महीने के लिए अमेरिका चले गए तो अमेरिका के ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गए, इतना खुश मत हो जाना। टिका के रहोगे जहां पे, वहां के ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनोगे, कम से कम रहना साल भर टिका करके बढ़िया से। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी है, उसका नाम है, कोई विदेशी प्लेयर बताओ तो जो इंडिया के बस गया हो, इंडिया में खूब मैच खेल रहा हो, धनाधन धनाधन धनाधन। केविन पीटरसन? नहीं, आईपीएल के टाइम में तो ढेर सारा आता है ना शायद। नहीं, हम एक्चुअली जैसे बोल रहे हैं, मान लो क्रिस गेल। अब क्रिस गेल क्या है भाई साहब, 1.5 साल से इंडिया में ही है। वो पहले इंडिया में वनडे टूर खेला, फिर इंडिया में टेस्ट मैच का सीरीज खेला, फिर T20 का सीरीज खेला, और उसके बाद लगले आईपीएल चालू हो गया तो आईपीएल भी खेल लिया। फिर इंडिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का एक क्या बोलते हो, अरे वो 3 देश का जो सीरीज होता है वो इंडिया में हुआ, एशिया उसमें कप। भी खेल लिया है ना, ट्राई ट्रायंगल सीरीज सीरीज, हाँ ट्राई सीरीज। ट्राई सीरीज मतलब 1.5 साल से वो इंडिया से गया ही नहीं है। अब बताओ, क्या उसको आप यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे कि नहीं माने? अच्छा प्लीज, वो नागरिक कहाँ का है? वेस्ट इंडीज। ना, वेस्ट इंडीज का नागरिक नागरिक आउट ऑफ इंडिया का है ना, सिटीजन जो है वो किसी फॉरेन नेशनल सिटीजन है वो, लेकिन हाँ, इंडिया में foreign- 1.5 साल से रह भी रहा है और इंडिया में 1.5 साल से कमा भी रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, इकोनॉमिक्स के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, उसको आप नॉर्मल रेसिडेंट बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे सर। अगर आई थिंक एक बुलाएंगे जवाब आया सर, नहीं बुलाएंगे, एक कह रहे हैं बुलाएंगे, बाकी लोग भी बोलिए। क्योंकि सर ये 1 साल रह गया ना confused- सर। यस सर बुलाएंगे, ऑलरेडी सिटीजन हो जाएगा। क्योंकि सर 1 साल रहा ना तो पार्टिकुलर देखो, जिन्होंने कहा था अभी कि नहीं बुलाएंगे, एक बात सुन बुलाएंगे लीजिए। सर। नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए सिटीजन होना जरूरी नहीं है कि नहीं है। है, सिटीजन होना जरूरी नहीं नहीं है। है। कैसियो से भी काम चल जाएगा। बात समझ गए? ये कैसियो क्या है सर? सॉरी, ये बेकार वाला जोक था, इसके लिए हमको माफी दे दो। अच्छा, कैसियो ठीक है, था छोड़ो, क्या इसको सर? रखो। अरे वो क्या कहते हैं, वो सीए फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो वो लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक बार उनके क्लास में बोले थे, इनकम टैक्स पढ़ा रहे थे, तो उनको बोला हमने, सॉरी सीए इंटर वालों को इनकम टैक्स पढ़ा रहे थे, हमने बोला कि देखो इंडिया का सिटीजन होना जरूरी नहीं है। कहते हैं सर इंडिया का सिटीजन नहीं है, कैसियो से काम चलेगा? वो 2 कैलकुलेटर आता है, ये देखो, ये ना, ये आप लोग को दिख रहा है किस कंपनी का है? नहीं दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है। सर अच्छे से नहीं दिख रहा है। अच्छा छोड़ो, ये कैसियो का कैलकुलेटर है। कैसियो का, हाँ और एक हाँ हाँ। हाँ, और एक हाँ, सिटीजन समझ का गया, समझ गया। कैलकुलेटर होता है। ठीक है, तो ये जो 1-2 साल बाद आपको दोबारा से हम याद दिलाएंगे। ठीक है, तब उस दिन आप लोग चाहें तो हंस सकते हैं। चलो फिलहाल के लिए रहने देते हैं, ये थोड़ा सा ये हो गया, पहले आ गया। ओके सुनिए, हाई-फाई यानी हंसने वाला हो गया। हाँ, तो ये ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आपको करना है देश में, कम से कम 1 साल रहियो टिक करके, है नहीं? और हाँ। पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी देश का नागरिक होना जरूरी नहीं है।
और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी वो आदमी अपने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट कर रहा हो उस देश में। या तो आप यहाँ सामान बना रहे हैं, या यहाँ से सर्विस दे रहे हैं, या यहाँ जमीन जायदाद खरीद रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम करिए तो आपको मान लेंगे। ओके, आगे बढ़े हम लोग। हमने 2 प्रमुख चीजें कर ली। चलिए अब ये आप लोग पढ़िए, हम कितना चीज पढ़े ये देखो। तो हम सही बोले ना सर? कौन, हाँ आपने सही बोला था। नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट किसको बोलेंगे? अगर चलिए इधर वाला आप पढ़ लेना, नॉर्मल रेसिडेंट आप पढ़ लेना, हम आपको वो पढ़ाते हैं नॉन रेसिडेंट। कोई जापानीज है, ठीक है, और वो इंडिया के जापानी एम्बेसी में काम कर रहा है, बताइए। नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत तसल्ली से पढ़ना होगा, इस पे क्वेश्चन भी आता है। सॉरी तसल्ली से पढ़ना होगा। सुनो, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, क्या मतलब हुआ सर? इसका क्या मतलब हुआ? एम्बेसी जानते हो क्या होता है एम्बेसी? नो सर। यस सर। एनीबॉडी बताइए एम्बेसी क्या होता है? सर वहाँ पे सर वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है, अरे जिस वाह, कंट्री में जाकर जाना है। लगाया लड़का। हाँ। इसको हिंदी में बोलते हैं दूतावास, ठीक है। सर यानी आपका यहाँ आवाज पे, अच्छे से नहीं आ रहा है। अच्छा रुको, क्या करा जाए आवाज के लिए? नेटवर्क तो इधर ठीक है जी, क्या कर सकते हैं? आ रहा है सब सर। एक मिनट का ब्रेक ले लेते हैं बस, और क्या है ना। एम्बेसी का मतलब देखो क्या होता है, चलो हम धीरे धीरे आराम से बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि उससे आप लोगों को थोड़ा बेहतर समझ में आ जाए। ओके, एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास। दूतावास का मतलब सुनो क्या होता है, दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश के नागरिक एक जगह से दूसरे जगह से, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ आते रहते हैं, मानते हो कि नहीं? ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे भारत है, भारत के नागरिक ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह हैं, तो भारत क्या करता है, हर देश में उसके राजधानी में, जैसे अमेरिका है, अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी है ना। तो वॉशिंगटन डीसी में इंडिया अपना एक दफ्तर खोल के बैठा हुआ है, ठीक है। लंदन की राजधानी ब्रिटेन, वहां पे अपना एक दफ्तर खोल के बैठा हुआ है। सर। माने ब्रिटेन जितने भी, की कुछ गलत बोल दिया क्या जी? आप उल्टा बोल दिए अरे इंग्लैंड की राजधानी लंदन नहीं है? यस सर, आप लंदन की राजधानी ब्रिटेन बोल रहे हैं। सॉरी शक्तिमान, सुनिए, यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जितने भी देश होते हैं ना, वो बाकी सारे देश में, चाहे जैसे मान लो इंडिया का बताओ कहाँ कहाँ दफ्तर खुला हुआ होगा। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। यस सर। कराची कहाँ है जी? जहाँ भी है, ऐसे ही कुछ ठीक है। लाहौर, इस्लामाबाद सर, और इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में जो है इंडिया का एक दफ्तर जरूर खुला होगा। और पाकिस्तान का दफ्तर कहाँ खुला होगा बताइए तो? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में। आप न्यू दिल्ली इनफैक्ट जाओगे ना, तो वहां चाणक्यपुरी बोल के एक जगह है भाई, चाणक्यपुरी में घूमोगे ना, लाइन से आपको सिर्फ एम्बेसीज ही दिखेंगे। यहाँ इधर पाकिस्तान का एम्बेसी, नेपाल का एम्बेसी, श्रीलंका का एम्बेसी, यूएस का, यूके का, तो पर ये हालांकि यूके का तो, यूके और यूएस का अलग जगह पे है, लेकिन बाकी देश का, टर्की का, लाइन से सबका एम्बेसी है। और भाई खतरनाक जगह होती है, वहां पे ज्यादा देर रुकने का नहीं, तुरंत पुलिस वाले आके पूछने लगेंगे क्या इरादे हैं तुम्हारे। वो बहुत सेंसिटिव जगह होता है, एम्बेसी होता है, बहुत सेंसिटिव जगह होता है सरकार के तरफ उसमें से। होता क्या है सर? वहां पे क्या होता है देखो, कि जैसे अभी देखो अक्षत ने क्या बोला था कि अगर मान लीजिए हमको वीजा लेना है, कहाँ का वीजा लेना है? हमको वीजा लेना है फॉर एग्जांपल यूएस का। तो वीजा, वैसे वीजा ऑफिस तो अलग अलग जगह भी बनता है, वीजा ऑफिस तो अलग अलग जगह भी होता है, लेकिन एम्बेसी का मतलब मूल रूप से आप ये समझो कि उसका मेन काम हम आपको क्या बताएं। समझ लो कि अगर नेपाल का एम्बेसी इंडिया में है, तो वो नेपाल का एक एजेंट है इंडिया में, रिप्रेजेंटेटिव। तो नेपाल गवर्नमेंट सर को कुछ बोलना डिटेक्टिव हो, टाइप का तो सर? हम डायरेक्ट नेपाल जाएंगे बोलने, या नहीं? जैसे मान लो इंडियन गवर्नमेंट को
इंडियन गवर्नमेंट को नेपाल की गवर्नमेंट से कुछ बोलना है, ठीक है, तो बताओ अच्छा। वो कहाँ, वो अपना वही नेपाल एम्बेसी जाएगा और वहां जाके बोल देगा सुनो अपने प्राइम मिनिस्टर को जाके ये बात बोल देना, बस बात खत्म, ठीक है। अगर मान लो इंडिया में किसी नेपाली पे कोई अत्याचार होगा तो वो अपना शिकायत लेके सबसे पहले कहां जाएगा? नेपाल के नेपाली embassy। embassy। नेपाल एम्बेसी, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप यूएस गए, अब यूएस में आप घूम रहे हैं, घूमते घूमते आपका पासपोर्ट खो गया, आपका वीजा खो गया, पॉकेट मार लिया किसी ने, उसी में आपका वीजा पासपोर्ट था, आप सबसे पहले भागे भागे कहां जाइएगा बताइए? इंडियन एम्बेसी। आप वहां खोजोगे, आप यूएस में जहां भी रहोगे ना, आप उसको क्या कहते हैं, टैक्सी वाले को बोलोगे भाई छोड़ो सारी बातें, तुम हमको सीधे लेकर के कहां पहुंचो? इंडियन एम्बेसी, बस बात खत्म। और इंडियन एम्बेसी में आप सीधे हाथ खड़ा करके बोलोगे इंडियन इंडियन इंडियन, मी इंडियन, ठीक है, बस वो तुरंत आपको अपने अंदर बुलाएगा। और एक बात जान लो, अगर आप यूएस में जाके चोरी चकारी भी करोगे तो भाई पुलिस अगर हाँ। आपके पीछे पड़ जाए ना तो भागते भागते हाँ। भागते भागते घुस जाना जाकर के इंडियन एम्बेसी में। बात समझ में आई? अगर आप इंडियन एम्बेसी में घुस गए ना तो यूएस की पुलिस पीछे पीछे घुस के आपको नहीं पकड़ सकती। यूएस की पुलिस को इतना अधिकार नहीं होता, किसी भी देश के पुलिस को अधिकार नहीं होता कि दूसरे देश के एम्बेसी में घुस जाए। समझ रहे हैं बात को? और अगर वहां सपोज से बच करिए, सकते हैं। हाँ, उसके बाद अलग बात है कि इंडियन एम्बेसी वाले धोएंगे आपको कि भाई क्या नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन वो धोएंगे, लेकिन उस देश की पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपनी समझ पब्लिक रहे से हैं मार बात को? खा जाएंगे सर। अपनी पब्लिक से मार खाओ, वो आकर के धोएगा, वो अलग बात है, लेकिन आपको उसके हवाले नहीं करेगा वो। समझ रहे हैं इस बात को? अगर मान लो कोई जर्मन आदमी है, वो इंडिया में पकड़ा गया तो उसकी कोशिश क्या रहेगी? भागते 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 कैसे भी करके जर्मन एम्बेसी घुस जाए, तो पुलिस बाहर खड़ा होकर के वेट करते रहेगी कि जो दिन निकलेगा वो दिन पकड़ लेंगे। क्योंकि जैसे ये देखो ओके, इंडियन वर्किंग, चलो मेरे ख्याल से आप लोग मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को मिल गया, अब आप लोग समझ जाएंगे। सुनिए, एक इंडियन है, वो कहाँ काम कर रहा है? वो किसी फॉरेन दूतावास में काम कर रहा है, लेकिन इंडिया में। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, किसके घर में कौन? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक इंडियन है, वो किसी फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर। जैसे आप पढ़ लिख करके कहाँ नौकरी पे लग गए, आप दिल्ली गए और दिल्ली में आपकी नौकरी लग गई अमेरिकन दूतावास में, तो बात समझना, आप रह कहाँ रहे हो? इंडिया में, लेकिन आप काम कहाँ कर रहे हो? फॉरेन एम्बेसी में, लेकिन वो भी इंडिया में है, तो आपको क्या बोला जाएगा कि आप नॉर्मल रेसिडेंट हैं। लेकिन अगर कोई फॉरेनर है और वो कहाँ वर्क कर रहा है? किसी इंडियन एम्बेसी में, और मान लो किसी दूसरे कंट्री में, जापान या चाइना वगैरह कहीं पे, कनाडा कहीं पे भी काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, इंडिया का भी दूतावास कहाँ कहाँ पे होगा? अलग अलग जगह पे होगा। अब सपोज करो इंडिया का दूतावास है जर्मनी में, तो जर्मनी में दूतावास है, तो वहां पे सब काम के लिए क्या वो इंडियन ही ले जाते होंगे? पता नहीं आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा हमको और क्लियरली समझाने दो। अगर यूएस का, अमेरिका का कोई एम्बेसी इंडिया में है, दिल्ली में है, तो क्या वो खाना बनाने के लिए भी जो है अमेरिका से ही आदमी लेके आएगा कि खाना बनाने के लिए इंडियन ही रहेंगे वहां पे? इंडियन ही रहेंगे सर। मानते हो? अच्छा सर, सब्जी लाने के लिए उस पर्सनल एम्बेसीज में भी कोई उसी कंट्री का हो सकता है? होते हैं, काफी लोग होते हैं उस देश के भी। जैसे मेरी बात को समझिए, अगर अमेरिका की एम्बेसी है दिल्ली में मान लो, ओके, तो अब वहां पे जो वहां का ऑफिशियल्स हैं, जो वहां के अफसर हैं, वो तो अमेरिका ने वहां से भेजा है, लेकिन अब आप एक बात बताओ, वहां क्या खाना बनाने के लिए भी अमेरिका से ही आदमी आएगा? झाड़ू पोछा करने के लिए भी अमेरिका से ही आदमी आएगा? नहीं। गाड़ी चलाने के लिए भी अमेरिका से ही आदमी आएगा? ये सब काम तो इंडिया के लोग करेंगे ना। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बताओ। तो सर ऐसे तो सर हमसे भी करवाएंगे अमेरिका से। अगर आप अमेरिका में चले गए, सपोज करो, एक बात हम आप लोगों को, जब ये बात उठी है तो हम एक बात बोलते हैं, भाई जीवन में अगर हो सके तो कभी इसकी तैयारी जरूर करना, यूपीएससी।
ठीक है, यूपीएससी की तैयारी जरूर करना। और 2-3 बड़े इसमें हाई प्रोफाइल सर्विसेज होती हैं, जैसे आईएएस बनते हैं लोग, आईपीएस बनते हैं, तो ये दोनों तो खतरनाक जॉब होता है, इसमें बहुत मेहनत है, बड़े पंगे हैं। लेकिन 1-2 और जॉब भी है, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस, कभी नाम सुने हो? आईएफएस नहीं सुने सर। अच्छा, आईआरएस सुने हो, इंडियन रेवेन्यू सर्विस? नो सर। नहीं सुने। हम लोग इसका नाम बहुत सुनते हैं, आईएएस और आईपीएस का, है कि नहीं? यस सर। लेकिन हम ये दोनों भी IAS बड़े का नाम खतरनाक बहुत की बात सुनते हैं। है ना। नहीं, आईपीएस भी होता है, एसपी होता है, डीएसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सब आईपीएस ही पास करके तो जाते हैं। लेकिन भाई ये दोनों बगल वाला है ना, बगल वाला दोनों आईएफएस और आईआरएस, खतरनाक सर्विस है ये दोनों भी। आईएफएस का मतलब हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस, और आईआरएस का मतलब हो गया इंडियन रेवेन्यू सर्विस। चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी काफी जाते हैं रेवेन्यू सर्विस में। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग एक्साइज, कस्टम, इनकम टैक्स, जीएसटी के कमिश्नर बनते हैं ये लोग। अपना अरविंद केजरीवाल है ना, केजरू, यस सर, केजरू। वो भी, हाँ, वो भी जो है यूपीएससी क्लियर करके रेवेन्यू सर्विस में था। वो कलेक्टर लेवल का आदमी था, सोना समझ लियो उसको, कमिश्नर लेवल का आदमी था वो, है ना। उसको कोई अनपढ़ आदमी मत समझ लेना, आईआईटीएन था पहले और बाद में कमिश्नर लगा था वहां पे जाके रेवेन्यू सर्विस में। तो छोटा देख के मोटा लगता आदमी भी है। नहीं है, अनपढ़ आदमी नहीं है वो। और फॉरेन सर्विस में क्या होगा, अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस निकाल लोगे तो सरकार जानते हो आपको क्या करके कहाँ भेजेगी? सरकार आपको बुलाएगी, कहेगी सुनो इधर, तुमको भेज रहे हैं कहाँ? अमेरिका, यूएस जाइए, और यूएस में हमारा दफ्तर है, वहां बैठिए। और भाई अमेरिका में तुमको कोई छू नहीं सकता, ये बात समझ लो तुम। अमेरिका में कोई तुमको टच नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका में तुमको टच करने का मतलब क्या हो गया? इंडिया में मोदी जी को टच करना। बात समझ में आ गई? भाई फॉरेन सर्विस वालों की बड़ी इज्जत होती है, बड़ी इज्जत होती है। आपको एक बात बता दें छोटी मोटी, वहां के सारे लोग होंगे ना, एक बात सुन लो, थोड़ा सिलेबस से हट के बात बता रहे हैं लेकिन फिर भी सुन लो। बाकी लोग की गाड़ी का नंबर प्लेट कैसा होता है? हम लोग जो होते हैं, हम लोग की गाड़ी का नंबर प्लेट देखे हो कैसा होता है? सफेद रंग का नंबर प्लेट, उस पे काले रंग से लिखा होता है, या ब्लू, जो कैसा होता है? काले से लिखा रहता है सर। हाँ, काले से लिखा रहता है, जैसा हम लोग का नंबर प्लेट होता है। अगर कोई कमर्शियल व्हीकल होता है, उसका नंबर कैसा होता है? पीले रंग का नंबर प्लेट पता है। वगैरह होता है। अरे हाँ ऑटो सर। वगैरह पे देखो ना, ऑटो टैक्सी सब पे हाँ सर, येलो रंग का रहता है। येलो रंग का रहता है। लेकिन एक बात सुन लो, कोई भी आदमी अगर एम्बेसी का है, उसका नंबर प्लेट भी अलग होता है। मतलब उसका गाड़ी देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये गाड़ी पे जो आदमी बैठा है वो किसी न किसी एम्बेसी का आदमी है। सर मतलब क्या क्लियर करना पड़ता है IFS के लिए? बहुत मत पूछो, बहुत खतरनाक पढ़ाई है ये। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत खतरनाक पढ़ाई है ये एकदम। आईपीएस सर का पैसा कहाँ से मिलता होगा सर? उसी कंट्री क्या से कह या रहे हैं? फिर जहाँ पे वो सर्विस दे रहा है वहां से पैसा कहाँ से मिलता है इसको? इनकम? ये आपको इंडियन गवर्नमेंट देगी, इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि अगर कोई फॉरेनर का थी यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में, तो उसको उसी कंट्री से मिलता होगा। सही कह रहे हैं, अब आप समझने लगे, अब आप समझ रहे हैं। अगर कोई अमेरिका का बंदा अपने यहाँ का सर्विस निकाल करके और इंडिया में आकर के बैठा हुआ है, तो वो इंडिया गवर्नमेंट का एम्प्लॉय थोड़े ना हो गया। वो एम्प्लॉय किसका है? अमेरिकन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसको सैलरी भी अमेरिकन गवर्नमेंट दे रही है। समझ गए बात को? और उसको तो खैर इंडिया में जो गाड़ी भी मिलती है ना, गाड़ी का नंबर प्लेट देख के समझ में आ जाएगा, भाई तू कहीं और का है, तेरे को उसका चालान भी कोई नहीं काटेगा। कोई वो स्पीड भी तोड़ लेना, सिर्फ वर्क करता है वो अदर कंट्री में सिर्फ सर। हाँ, सारी बाकी उसको पर्क्स वगैरह सब कुछ अपने देश से मिलता है। चलिए, बाकी ऑल थिंग्स। हाँ, तो वो खैर बहुत हाई प्रोफाइल जॉब है। उसके बच्चे भी जहाँ पढ़ते हैं, जो मान लो अगर मान लो आप में से कल को कोई, भगवान करे, आप में से कोई कल को आईएफएस निकाल ले और आप किसी मान लो किसी अच्छी कंट्री में चले गए, रशिया में चले गए, कनाडा में चले गए, कहीं पे चले गए, है ना, तो वहां पे जो आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ेंगे, वो स्कूल भी गजब लेवल का इंटरनेशनल स्कूल होगा। क्यों इंटरनेशनल स्कूल होगा? क्योंकि उस जगह पे सारे बच्चे कौन पढ़ रहे होंगे? सारे बच्चे किसी न किसी एम्बेसडर के ही बच्चे होंगे। वाओ। आप एम्बेसडर हैं उस कंट्री में, इंडिया के, तो बाकी लोग भी एम्बेसडर होंगे अलग अलग देश के। यानी आपका बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा होगा ना, वहां कम से कम 50 देश के बच्चे उसके साथ पढ़ रहे होंगे। और बोलो, मतलब उनकी जिंदगी अलग है, उनकी जिंदगी अलग है। हम लोग पूछते हैं अपने दोस्त के यहाँ ग्लोबल से, क्या बन पूछते जाएगा हैं? सर।
सोचो ना, आप पटना में जब की पढ़ने आए थे, पर्सनालिटी ग्लोबल हो जाएगा सर ना। बनेगी। आप जब पटना में पढ़ने आए थे तो आप अपने दोस्तों से क्या पूछते थे, भाई तू कौन जिला, तू कौन जिला, तू कौन जिला, क्योंकि आपको इतना मालूम है तो सब बिहार का ही, लेकिन अलग अलग हाँ। अलग अलग जिला का होगा, मानते हो? यस तो उसने आप पूछा वहां कौन से के देश ट्रेंड से? लोगों से क्या पूछोगे? अब दिल्ली में क्या पूछोगे, भाई तू कौन राज्य का है, तू कौन राज्य का है, तो कोई बोलेगा हम बिहार के, हम यूपी के, हम दिल्ली के, हम राजस्थान के। और वहां का बच्चा अपने अपने सहपाठियों से क्या पूछता होगा, भाई कौन देश, इन विच कंट्री। कौन देश? इंडोनेशिया। तो कोई इंडोनेशिया, कोई नाइजीरिया, कोई जर्मनी, कोई यूएस, कोई कनाडा, कोई रशिया, कोई कहीं 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 का दोस्त आ रहा है। सोचो क्या वो लोग सर का, कोई मतलब क्या हंस बताएं। रहा था सर बहुत ज्यादा। अरे हंस नहीं रहा था, खुश हो रहा था। चलो अब सुनिए, तो लेकिन 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 अब सुन लो, ये एम्बेसी समझाने में इतना टाइम लगा, बट द थिंग इज, अगर कोई विदेशी कंट्री का एम्बेसी इंडिया में है तो वहां जो इंडियन काम कर रहे हैं, इंडियन जो काम कर रहे हैं, वो इंडिया के ही रेसिडेंट माने जाएंगे। और इंडिया का एम्बेसी अगर किसी दूसरे देश में है और वहां कोई विदेशी काम कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा, वहीं का माना जाएगा। कोई ऐतराज है तो बता दो। नो सर। क्लास सर एक खत्म बार होने के बाद सर, इसको 4 बार पढ़ना खुद से। एक क्वेश्चन और है ठीक है। सर। हाँ, फॉरेन एम्बेसी में अगर कोई इंडियन काम कर रहा है तो उसे इन अथी पेमेंट कहाँ से मिलता है? फॉरेन कंट्री से या फिर नहीं इंडियन उसमें से? देखो, नहीं कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट भी पैसा देती है, जैसे वहां की सिक्योरिटी वाले, उसको इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, खाना वाना खिला रहा है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, डिपेंड करता है। जो काम उससे विदेशी देश सरकार करवा रही है, और ईमानदारी से बताएं आपको तो इसका पूरा पूरा आइडिया हमको भी नहीं है। अगर आप हमको बोलोगे तो हम पता करके बताएंगे कि फॉरेन के एम्बेसी में अगर कोई ड्राइवर है जो इंडियन ड्राइवर है तो उसकी सैलरी वो देश दे रहा है कि हमारा देश दे रहा है। ईमानदारी से बताएं तो हमको इसका आइडिया नहीं है, ये हमको पता करके बताना होगा। कोई ऐसा पढ़ा लिखा हायर आदमी मिलेगा तो उससे पूछ के बताएं। इंडिया अथी सर, इंडियन गवर्नमेंट ही ना हायर करता होगा। अब ये बात तो आपकी भी सही है, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? लेकिन चलिए ठीक सर, आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखिए। इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO होता है ना, जिसको आजकल लोग खूब गाली दे रहे हैं कि WHO ने कोरोना Yes, के sir. बारे में समय से नहीं बताया, ठीक है? लेकिन कोई इंडियन है वो WHO में काम कर रहा है, लेकिन है कहां वो, इंडिया में, तो वो भी क्या माना जाएगा, इंडियन। लेकिन कोई फॉरेनर अगर WHO में काम कर रहा है इंडिया के अंदर तो वो क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट। क्यों? सुनो, WHO के हर जगह प्रोजेक्ट लगते हैं। जैसे सपोज करो WHO की एक टीम आई है और वो छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, क्या चीज के लिए, या बिहार में काम कर रही है, या आसाम में भी बाढ़ आया है ना, आसाम में बाढ़ आया Yes, हुआ आप sir. लोग को मालूम? हाँ, तो Yes, sir, मालूम है, WHO की एक टीम गई है आसाम, क्या करने? वहाँ का पैंडेमिक का कंट्रोल करना है। वहां जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से कोई महामारी तो नहीं फैल जाएगी कहीं, या वहां पे दवाई वितरित करने, या जो भी चीज के लिए WHO का एक ऑर्गेनाइजेशन गया है। उसमें 4 इंडियन भी हैं और 4 अमेरिकन भी हैं। अब बताओ, जो उसमें जो 4 इंडियन है वो क्या माने जाएंगे, रेसिडेंट, और 4 जो अमेरिकन है वो क्या माने जाएंगे, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट। चलिए आगे देखिए, बस यही सब है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF, उसमें कोई इंडियन काम कर रहा है तो इंडियन है, और कोई बाहर वाला काम कर रहा है तो बाहर वाला, ये कोई खास बात नहीं है। चौथा ध्यान से सुनो क्या है, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने क्या निकाल लिया, इंडियन फॉरेन सर्विस, और आप चले गए कहां, नाइजीरिया। बताइए, आप काम कर रहे हैं नाइजीरिया में, आप काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, आप काम कर रहे हैं किसी भी दूसरे देश में, रशिया में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको माना क्या जाएगा, इंडियन। इंडियन माना जाएगा, ठीक है? और चलिए, और कोई विदेशी एम्बेसडर, कोई भी विदेशी एम्बेसडर, मिस्टर चिंग चुंग प्रोंग, यहाँ के हैं, चाइना के हैं, वो इंडिया में काम कर रहे हैं, होगा कुछ भी हाँ अपने सर, ऊपर। हाँ सर, हाँ। ठीक है, अगर वो इंडिया में काम कर रहा है तो उसको सैलरी कौन दे रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट, तो अपन उसको क्या मान के चलेंगे, नॉन रेसिडेंट। चलो, अगर कोई फॉरेन सिटीजन है और इंडिया में बहुत दिन से टिका हुआ है, क्या बताएं तुमको, बहुत ही दिन से टिका हुआ है, लेकिन लुभा गया उसको इंडिया, उसको इंडिया लुभा गया, लेकिन प्लीज प्लीज वो इलाज के लिए नहीं आया है और वो पढ़ने के लिए भी नहीं आया है, वो इलाज के लिए भी नहीं आया है और वो
बोलो बोलो बोलो, पढ़ने के लिए भी नहीं आया है, तो पढ़ने वो के किस लिए भी काम नहीं से आया। आया है? वो सर किसी सिटीजनशिप लेने काम के लिए से आया है। नहीं, सिटीजनशिप भी नहीं, वो कुछ काम करने आया है। तो हम लोग अच्छा। उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। हमको एग्जांपल बताइए इसका। जैसे कि सर क्या बांग्लादेश से आया था शिखर ना धवन की बीवी सर, सर? ढेर सारा। सर शिखर धवन की बीवी, अच्छा, वो भी है। शिखर धवन की बीवी सर यहाँ के ना है। अच्छा, सर ये अक्षय कुमार को क्यों बोल रहे हैं? जैकलिन जैकलिन फर्नांडिस। अब जैकलीन का स्पेलिंग हमको नहीं आता है। JCQULIN। तुमको आता है ना, तुम याद रखो ना, हम क्या करेंगे याद करके? ठीक है, तो सुनो, अक्षय कुमार कहाँ का नागरिक है? कनाडा का नागरिक है। आलिया भट्ट कहाँ की नागरिक है? ब्रिटेन की नागरिक है। ठीक। कैटरीना कैफ कहाँ की नागरिक है? ब्रिटेन की नागरिक है। जैकलीन फर्नांडिस कहाँ की नागरिक है? सर वो श्रीलंका की नागरिक है। श्रीलंका। लेकिन ये सारे लोग काम कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में काम कर रहे हैं, काफी समय से इंडिया में। क्या ये लोग इंडिया पढ़ने के लिए आए हैं? नो सर। क्या ये लोग नहीं इंडिया इलाज कराने के लिए आए हैं? पर्पस से आए हैं सर। ये लोग इकोनॉमिक पर्पज से आए हैं, इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? ये लोग हमारे यहाँ Indian। नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे। ठीक है, फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो, सर अक्षय और- कुमार कहाँ का है? कनाडा। कनाडा, कनाडा का। ओ, और अगर कोई आदमी जैसे कोई सिंगर है, जैसे मान लो राहत फतेह अली खान है ना, पाकिस्तान का। यस सर। तो राहत फतेह अली खान आया इंडिया, 4 गाना गाया, 5 गाना गाया, 10 गाना गाया और गाओ करके चल दिया पैसा लेकर के, उसको क्या मानेंगे हम लोग? नॉन रेसिडेंट। अगर केविन पीटरसन आया, चौका छक्का मारा, क्रिस गेल आया, चौका छक्का मारा, मार के चल दिया 2 महीने में, क्या मानिएगा उसको? नॉन Non-resident। रेसिडेंट ऑफ बस, बहुत पढ़ लिया हमने आज, इससे ज्यादा नहीं पढ़